चार हमारे पास एरियाज थे। पहला पॉइंट क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिटरमिन्ड आफ्टर एक्रूइंग सलीम सैलरी फॉर ₹1,00,000 पर मंथ फॉर रनिंग DT's ऑपरेशंस। नुमान फाउंड दिस अनजस्टिफाइड। नुमान ने कहा ये क्यों पे की जा रही है, ये पे होनी नहीं चाहिए। और कहा मुझे भी इक्वलेंट सैलरी दो, बराबर के पैसे दो। डिस्कस करें क्या उसका व्यू पॉइंट ठीक है। वो अगर सैलरी मांगता है तो उस शर्त पे मांगे जब बाकी उसको कंसेंट दे दें, और वो जो सैलरी ले रहा है उसको ऑलरेडी क्या दी गई होगी, कंसेंट, तो वो तो ठीक काम कर रहा है। इसको अगर इक्वलेंट सैलरी चाहिए तो इसको भी डीड में लिखवाना पड़ेगा और बाकियों से कंसेंट लेनी पड़ेगी। 20% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वर कंबाइंड ऑर्डर्स फॉर डेनिम एंड वेलवेट। अच्छा, इससे ऊपर अगर हम पढ़ें तो एक बंदा पहले से ही अपना जद्दी पुश्ती ये काम करता आ रहा है। अच्छा, डेनिम और वेलवेट में तो फ़र्क होता है, ये दो तो सेम कपड़े नहीं है। तो डेनिम से आया हुआ कस्टमर और है, वेलवेट से आया हुआ कस्टमर और है। अगर वो उसके पुराने काम से एतराज़ हो रहा है तो ये दोनों काम आपस में कंपीटिंग नेचर के नहीं है। तो जो भी प्रॉफिट उसका बन रहा है वो उसको मिलेगा, ये 50% किसी को नहीं मिल सकता। तीसरा क्या था? अहमद इन्फॉर्म दैट ही हैड पेड ₹9,00,000 फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट टू अ सप्लायर, क्योंकि उस वक्त इनके पास कैश नहीं था। ऑन 31 मई द अमाउंट वाज पेड बैक टू अहमद। पैसे वापस हो गए। इसका मतलब है कि ये लोन है, एडवांस है। कितने महीनों के लिए लिया था? 4 या 3? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीनों के लिए लिया था। तो कितने परसेंट पे इंटरेस्ट? 6। सिर्फ 4 महीनों का, साल का नहीं, 4 माह का। और नीचे ये गुडविल किसका बनेगा? प्रॉपर्टी हमेशा किसकी होती है? फर्म की होती है। एक दफ़ा इसका सोल्यूशन पढ़ लें तसल्ली के साथ। रहमान, हाँ जी, कोई बात अगर परेशान कर तो मुझे बताइए, कोई पॉइंट तंग कर रहा हो। 11 क्लियर हो गया, 12 क्लियर हो गया, 13 स्टार्ट कर लें, आ जाए। 11 था आपस में ताल्लुकात कैसे हों। 13 कहता है दूसरों के साथ कैसे आपके ताल्लुकात होने चाहिए, रिलेशंस विद थर्ड पार्टीज। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है अथॉरिटीज़ का। किसका? अथॉरिटीज़ का। अथॉरिटी कहते हैं, क्या कहते हैं? पावर, ताकत, हक। तो दो तरह की होती हैं, एक एक्चुअल और एक एम्प्लॉयड। एक्चुअल जो लिख दी जाए, एम्प्लॉयड जो कि उसके नेचर को या उसके बिजनेस को या उसकी पोजीशन से हम इन्फर करें, अंडरस्टैंड करने के काबिल हों। कहता है एवरी पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी मे बाइंड द फर्म बाय द फॉलोइंग एक्ट्स। ये जो नीचे एक लिस्ट आ रही है, 4 बातें ये और 4 बातें ये, 8 बातें, ये 8 बातें अलाउ हैं। यानी कि ये 8 अथॉरिटीज़ अलाउ हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इनको मना नहीं किया जा सकता। पहला, कोई भी पार्टनर चीज़ें ख़रीद सकता है, बेच सकता है, अपने बिहाफ पे नहीं, किसके बिहाफ पे? फर्म के बिहाफ पे, और उसकी वैलिड रिसीट्स बना भी सकता है और ले भी सकता है। तो पहला जो राइट है, जो पहली अथॉरिटी, वो क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। किसके नाम पे? फर्म के नाम पे, ना कि अपने नाम पे।
इसी तरह जब वो गुड्स खरीद सकता है, बेच सकता है, रिसीट्स बना सकता है, तो उसके अगेंस्ट पैसे भी ले सकता है। अगर कोई डेट है, अगर कोई पुराना कर्जा है जो कि फर्म को आना था, ये अगर रिसीव कर ले तो अलाउ है, कोई मसला नहीं। फर्म के बिहाफ पे ये कर्जा या कोई भी और डेट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और पे भी कर सकता है। भाई फर्म ने किसी के पैसे देने थे, ये पे कर दे, अलाउ है। पैसे लेने थे, ये ले आए, या कोई नया डेट अरेंजमेंट बना दे, तो इसको कोई मना नहीं करेगा, ये इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में काउंट होगा। नंबर 1 बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, नंबर 2 रिसीविंग पेमेंट्स, नंबर 3 नया डेट कॉन्ट्रैक्ट करना या पिछले के पैसे ले लेना, डिस्काउंट्स दे देना, अकाउंट्स को सेटल कर देना। अकाउंट्स को सेटल कर देना क्या मतलब, तुमने मेरे पैसे देने हैं, मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, नेट कर लो, जो बनता दे दो या जो बनता ले लो। तो 4 बातें। नंबर 1 बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, रिसीविंग पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स, चौथा सेटल कर सकता है। 4 और भी हैं। मुलाजिम रख सकता है फर्म में, उसको कोई मना नहीं करेगा। चेक्स बना सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है, प्रॉमिसरी नोट बना सकता है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी को एज प्लेज रखवा सकता है। प्लेज किसे कहते हैं, गिरवी रखवा सकता है। और फर्म के बिहाफ पे किसी के ऊपर केस कर सकता है, और फर्म के लिए केस लड़ भी सकता है, डिफेंड कर सकता है। तो अगर फर्म पे किसी ने केस किया, वो ये पेशी पे जा सकता है। तो ये 8 काम वो हैं जो कि इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आ चुके हैं। ये इससे छीने नहीं जा सकता, ये इससे छीने नहीं जा सकता। मगर कुछ काम ऐसे भी हैं जो कि नज़र आ सकता है कि इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में होंगे, मगर ये अलाउ नहीं है। तो ये 2 लिस्टें हैं। पहली लिस्ट कौन सी है, जो अलाउ है। दूसरी लिस्ट कौन सी है, जो अलाउ नहीं है। ये कितने हैं, ये भी 8 है, वो भी 8 है और ये भी 8। ये 8 कौन सी है। नंबर 1 ये भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते कि कोई केस करना हो किसी पे और ये चले जाएं सालिस के पास। तो ये बंदा या ये पार्टनर आर्बिट्रेटर के पास नहीं जा सकता अपनी मर्ज़ी से। हाँ, जब सबकी कंसेंट हो तो चला जाए, मगर अपनी मर्ज़ी से कोई एक नॉर्मल केस था उसको लेके कहाँ पे चला जाए, सालिस के पास, ये अलाउ नहीं है। बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता फर्म के बिहाफ पे, मगर अपने नाम पे। हाँ, फर्म के लिए खोल सकता है, मगर अपने नाम पे, फर्म के बिहाफ पे नहीं खोल सकता। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। कल हम लोगों ने पढ़ा था वेवर, रिमिशन, ये काम नहीं कर सकता। एक केस चल रहा था, इन्होंने केस किया हुआ था, इसने जाकर केस वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, ये भी वो नहीं कर सकता। अपनी गलती भी कबूल नहीं करेगा, यानी कि जज के सामने या किसी भी कोर्ट के सामने कोई भी केस चल रहा है तो ये अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट, क्योंकि जब इसने एक्सेप्ट कर ली इसका मतलब है सब ने कर ली। फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र भी नहीं। हाँ, क्या कर सकता है, मैक्सिमम प्लेज कर सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी, मूवेबल। और पार्टनरशिप में फर्म के बिहाफ पे एंटर नहीं हो सकता, यानी कि अपनी फर्म को किसी और फर्म के साथ जोड़ नहीं सकता। तो ये लिस्ट ICAP रिटन में भी पूछता है और इसके सिनेरियोज बना के भी पूछता है कि भाई बताओ ये अथॉरिटी है या ये अथॉरिटी नहीं है। क्लियर सर? अगर कोई चीज़ स्पेसिफिकली बता दी है पार्टनरशिप डीड में कि ये मना है, तो क्या ये वो मना हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मना हो जाएगी। रेटिफिकेशन किसे कहते हैं? सब्सिक्वेंट, बाद में क्या कर लेना, सब्सिक्वेंट जिम्मेदारी कबूल कर लेना। सब्सिक्वेंट कहना कि हाँ, जो मैंने पुराने वक्तों में बात की थी आज मैं उसको वैलिड करार देता हूँ, ये क्या कहलाता है, रेटिफिकेशन। तो व्हेन अ पार्टनर एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, जब एक पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया, उसकी खिलाफ वर्जी की, अदर पार्टनर मे अप्रूव विद रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट। ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक पार्टनर कोई गलती करे दूसरा पार्टनर बाद में उसको ठीक कर दे। हाँ, क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि एक पार्टनर फ़र्ज़ करो कुछ ऐसा एक्ट कर दे जो कि उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में था,
मगर कस्टमर को उस वक़्त इस चीज़ का एहसास नहीं था। बाद में दूसरा पार्टनर आके कस्टमर को बताया कि जो काम इसने किया वो काम बिल्कुल ठीक किया था, तुम परेशान ना हो। अब इससे क्या होगा, उस कस्टमर के दिमाग में वो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। कल को अगर ये वही काम दोबारा करे उसके साथ तो उसको मसला नहीं होगा। तो सब्सिक्वेंटली एक पार्टनर सिर्फ वो वाली बातें रेटिफाई कर सकता है जो कि अलाउ हैं, जो कि अलाउ हैं। जो ये वाली लिस्ट है इसको कभी भी दोबारा से रेटिफाई किया नहीं जा सकता। एमरजेंसी में अथॉरिटी वही होती है जो एजेंसी की होती है। ठीक है, अगर एक पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कुछ किया है एमरजेंसी में, वक्त ख़राब था, हालात ख़राब थे, इसने उसमें फ़र्म को संभाला, एमरजेंसी में फ़र्म का फ़ायदा करवाया, तो जो फ़ायदा करवाने के लिए थोड़ा बहुत नुकसान भी किया है वो काबिल कबूल होगा, मगर शर्त क्या है, एमरजेंसी सिचुएशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। राधा ओके। इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर। यहाँ पे एडमिशन से क्या मुराद है, यहाँ पे एडमिशन से क्या मुराद है, कबूल करना, या लिख लें, यहाँ पे एडमिशन से मुराद है कबूल करना। ये एडमिट से निकला है, एडमिशन किससे निकला है, एडमिट से निकला है क्या लफ्ज़, एडमिशन। एडमिट से निकला है वर्ड एडमिशन। कहता है एक पार्टनर जो भी कबूल कर लेगा वो क्या माना जाएगा कि वो तमाम पार्टनर्स ने कबूल कर लिया। तो अगर एक पार्टनर कुछ भी एग्री करता है तो इट इज़ एज इक्वल के सब ने क्या कर दिया, एग्री कर दिया। फिर अगर एक एक्टिव पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो नोटिस देगा, साइलेंट छोड़ के जा रहा है नहीं, और स्लीपिंग छोड़ के जा रहा है नहीं, तो जो एक्टिव है जो सबको नज़र आ रहा है वो नोटिस देगा। अच्छा, जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है अगर वो नोटिस देता है तो किसको देगा, एक्टिव को देगा, जो रोज़मर्रा के काम में लगा हुआ है, क्योंकि ये इन्वॉल्व है। ये कौन है, ये इन्वॉल्व है, तो इसी को नोटिस दिया जाएगा कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब लाइबिलिटी, हमें पता है लाइबिलिटी क्या होती है सबकी, जॉइंट एंड सेवरल। तमाम पार्टनर्स तमाम लोगों के लिए क्या है, लाइबल है। यहाँ पे चैप्टर 7 वाली बातें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी वाली। सर अगर 4 पार्टनर्स हैं, सुने ज़रा, 4 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर फर्म के पैसों से गलत काम करे जिससे फर्म को नुकसान हो, थर्ड पार्टी आ जाए और आके कहे दूसरे पार्टनर से कि मुझे नुकसान भर के दो, तो क्या दूसरे पार्टनर्स नुकसान भर के देंगे? यस, वो लाइबल हैं। मगर क्या नुकसान फर्म की एक्टिविटीज़ में रहते हुए हुआ है? नहीं। तो सारा नुकसान रिकवर किससे किया जाएगा? उस पार्टनर से जिसने डिफ़ॉल्ट किया। और अगर उससे गलती से हो गया या नॉर्मल बिजनेस टर्म्स में नुकसान हो गया है तो फिर सारे आपस में शरीक कर लेंगे, फिर उस अकेले का मसला नहीं होगा, उस अकेले का मसला नहीं होगा। यही बात लिखी हुई है रॉन्गफुल एक्ट्स और मिस एप्लीकेशन में। ट्रांसफरी, ये कौन होता है? ट्रांसफरी कौन होता है? जिसको हम अपना हिस्सा दे देते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा दे देते हैं कि भाई आज से तुम मेरे प्रॉफिट के मालिक बन जाओ, मैं तुम्हें अपना हिस्सा क्या कर रहा हूँ, अपना राइट क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो जब ये सीन हो तो क्या वो बंदा पार्टनर के डेफिनेशन में काउंट होगा? नहीं, वो पार्टनर नहीं है। हाँ, ही इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो मिल जाएगा, मगर उसके पास कौन से राइट्स नहीं होंगे? क्या वो पार्टनर है? नहीं। क्या वो फर्म को आके अकाउंट्स का मांग सकता है? नहीं। क्या वो बुक्स की इंस्पेक्ट कर सकता है? नहीं। क्या वो अकाउंट को चैलेंज कर सकता है? नहीं। क्या वो फर्म के ऊपर केस कर सकता है? नहीं। तो ये तमाम राइट्स उससे क्या कर लिए जाएंगे? छीन लिए जाएंगे। किससे? जिसको मैंने अपना हिस्सा ट्रांसफ़र किया हुआ है। हाँ, कब ये राइट्स वापस आ सकते हैं? जब वो बंदा उस फर्म से अलहदा हो जाए, जब वो पार्टनर क्या हो जाए, उस फर्म से अलहदा हो जाए। फिर ये ट्रांसफ़र ही कह सकता है कि जो तुमने मुझे पहले मुनाफा दिया था वो कम था, अब मैं तुम पे केस कर रहा हूँ, ज़्यादा पैसे चाहिए, मेरा हिस्सा बनता है, तब ट्रांसफ़री बीच में ऐड हो सकता है। मगर जब तक वो पार्टनर खुद बैठा हुआ है, ट्रांसफ़री की अपनी कोई भी वैल्यू नहीं है,
तमाम राइट्स उसके पास नहीं होंगे। दोबारा से करते हैं, ट्रांसफरी कौन है? जिससे एक पार्टनर अपना हिस्सा दे दे। मिल गया हिस्सा, फर्ज करो मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने हिस्सा मस्जिद को दे दिया। अब मस्जिद क्या पार्टनर बन गई है? नहीं। मस्जिद ये कह सकती है कि हिस्सा मुझे कम आ रहा है? नहीं। मस्जिद क्या बुक्स के अकाउंट जाके चेक कर सकती है? नहीं। अकाउंट्स मांग सकती है? नहीं। मस्जिद क्या फर्म पे केस कर सकती है? नहीं। बट जब मैंने वो पार्टनरशिप छोड़ दी, मैं उनसे अलग हो गया, तब ये ओपन है, तब ये कुछ भी कर सकती है। तब ये अपने पुराने हिसाब किताब भी खुलवा सकती है कि मुझे इतना कम पैसा क्यों दिया गया था, मेरा हिस्सा ज़्यादा बनता था, मेरा हिस्सा अब कितना बनता है, कितने एसेट्स मेरे नाम पे हैं, मुझे क्या मिलेगा। तो उस वक़्त ये काम किया जा सकता है। कब? जब असल पार्टनर उस पार्टनरशिप से क्या हो गया है? अलहदा हो गया है, फिर किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। नहीं, एक्चुअल तो वो कभी था ही नहीं ना, मगर अब वो केस कर सकता है कि मेरा जो हिस्सा पहले बना करता था तुम मुझे कम देते आए हो, जितना कम दिया अब मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। फिर जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके एसेट्स कौन कौन से हैं, उसमें मुझे हिस्सा चाहिए। तो अब वो आके जायदाद में हिस्सा मांग सकता है। मगर कब तक ये खामोश था? जब तक एक्चुअल पार्टनर बीच में मौजूद था। जैसे वो साइड पे हुआ, उसने पार्टनरशिप छोड़ी, ये एक्टिव हो गया। अभी भी है ट्रांसफरी वाला। अच्छा जी, आखिरी बात करते हैं इस चैप्टर की, माइनर। कौन? माइनर। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माइनर। माइनर कौन होता है? 18 साल से कम या 21 साल से कम। 21 साल में कौन काउंट होता है? गार्डियन वाला माइनर। सर माइनर को अगर आप पार्टनरशिप में लेके आते हैं, माइनर को अगर आप पार्टनरशिप में लेके आते हैं, तो मुझे बताइए क्या वो पार्टनर है? नहीं। जब वो पार्टनर नहीं है तो क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है? नहीं। क्या उसके एसेट्स पार्टनरशिप के अलावा जो उसके एसेट्स हैं वो लायबल होंगे? नहीं होंगे। तो पार्टनरशिप में कहाँ तक वो लायबल होगा? अपने शेयर्स तक, अपने एसेट्स तक। ठीक है। क्या ये पार्टनर है? आपने कहा नहीं। तो क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट से कर सकता है? नहीं। मोटे मोटे अकाउंट्स देख सकता है, मगर अंदर खाते जो सीक्रेट वाउचर्स है वो नहीं देख सकता। क्या ये प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता है? नहीं। क्या ये केस कर सकता है? नहीं। एक दफ़ा ये सारी बातें पढ़ लें। हाँ जी, इसका राइट क्या है? राइट टू शेयर प्रॉपर्टी, तो हिस्सा ले सकता है। इसका राइट क्या है? मोटे मोटे बुक्स नहीं देख सकता। लाइबिलिटी है ही नहीं। क्या ये पार्टनर है? नहीं। केस कर सकता है? नहीं। अच्छा, अब माइनर क्या हमेशा माइनर ही बन के रहेगा? नहीं, कभी तो मेजर बनेगा। रूल ये है कि जब ये मेजर बनेगा तो इसने फैसला करना है कि क्या ये उस पार्टनरशिप में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। मगर ये फैसला कब करना है? 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने शुरू कहाँ से होंगे? जब से वो बड़ा हो गया, मेजर हो गया। लॉ कहता है 6 महीने का रूल। अब सुने, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी द माइनर पार्टनर हैज़ टू डिसाइड विद इन 6 months वेदर ही शैल कंटिन्यू द फर्म और लीव इट। क्या वो आगे बढ़ना चाहता है या उसको छोड़ना चाहता है। ये 6 months स्टार्ट होंगे फ्रॉम द लेटर ऑफ, जो डेट बाद में आएगी। नंबर 1 मेजॉरिटी, जब वो बड़ा हो गया। नंबर 2 जब उसको फर्स्ट टाइम पता चला कि उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड कर दिया गया था। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सी बात ज़्यादा लॉजिकल है, जिसको साबित किया जा सकता है? जब वो मेजर हो गया। ये तो हम आईडी कार्ड से देख के भी साबित कर लेंगे, मगर इस बात का फैसला कैसे कर सकते हैं कि जब उसको फर्स्ट टाइम पता चला कि वो पार्टनरशिप का
मेंबर बना हुआ है, तो ये कोर्ट में इसी को साबित करनी पड़ेगी। तो ये 6 महीने शुरू कहाँ से होंगे? लेटर ऑफ से। अगर ये पार्टनर बनना चाहता है तो भी, नहीं बनना चाहता है तो भी क्या देना होगा? पब्लिक नोटिस। नहीं देगा तो हम अज्यूम कर लेंगे 6 माह के गुजरने के बाद कि ये पार्टनर बनने को तैयार है, डीम टू हैव बिकम अ पार्टनर। द बर्डन ऑफ प्रूविंग कि उसको पहले पता था नहीं था, वो किस पर जाएगा? इस पे जाएगा। अब अगर ये पार्टनर है तो अब ये तमाम कामों के लिए क्या हो जाएगा? पर्सनली लायबल, और जो पहले के लॉसेस हैं वो भी इसको डाले जाएंगे। और अगर ये कहता है कि मैं पार्टनर नहीं हूँ तो ये सेपरेट हो जाएगा, अपना हिस्सा मांगेगा, हिस्से के ऊपर केस भी किया जा सकता। चैप्टर ख़त्म हो जाता। इस चैप्टर में सबसे काम की बात क्या है? ये माइनर वाली बात। सेकंड मोस्ट काम की बात क्या है? अथॉरिटी की ये जो 2 लिस्टें थी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तीसरी काम की बात क्या है? लाइबिलिटीज़। डन, तैयार कर लेंगे ऐसे। अच्छा, इसका जो रीसेंट सवाल आया था, बिल्कुल रीसेंट पेपर में, सेशन के साथ तीसरी वीडियो में डाल दूंगा, जिसमें वो सवाल मैंने वन नोट पे करवाया हुआ है, प्रॉपर सॉल्व हुआ हुआ है ड्राफ्टिंग के साथ, तो वो आप एक दफ़ा देख लेना। हो जाएगा ये काम। चलो, कल से इंशाल्लाह सी लॉ स्टार्ट करते हैं।